नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और त्योहारों पर दालों की महंगाई रंग में भंग ना डाले, इसके लिए सरकार ने लगातार इसके ऊपर नजर रखी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और म्यांमार से दालों का इंपोर्ट होता रहेगा। अफ्रीकी देशों की बात अगर की जाए तो यहाँ से तुअर के कंटेनर पोर्ट पर पहुँच भी गए हैं, लेकिन सवाल अब ये है कि आगे जाकर इंडस्ट्री इसे कैसे देखती है, क्या कुछ पॉलिसी चेंजेस इस साल में अब एक्सपेक्टेड हैं। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी और JLV एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल, साथ ही एंजल वन के DVP प्रथमेश माल्या और SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती भी होंगी हमारे साथ। लेकिन शुरुआत यहाँ पर दालों के साथ कर लेते हैं, जहाँ पर हमने प्राइसेस में स्टेबिलिटी फाइनली बनते हुए देखी है। बिमल जी, जिस तरह की बातचीत है और हमारे साथ निधि खरे भी इनिशियली जुड़ी थी, वो बता रही थी कि जहां तक पल्सेस की अवेलेबिलिटी है अच्छी खासी है, इंपोर्ट लगातार हो रहा है। फेस्टिवल्स में उनको अवेलेबिलिटी और प्राइसेस को लेकर कोई बहुत बड़ी कंसर्न लगती हुई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जहां तक इंपोर्ट्स की बात है, जिस तरह के नंबर्स हैं, आप कैसे देखते हैं उसे? थैंक यू मनीषा जी, आपने मुझे शो पे इन्वाइट किया। देखिए, अवेलेबिलिटी का आई थिंक जो सेक्रेटरी मैडम ने जो आपको बताया है वो सही बात है। अवेलेबिलिटी का इशू इतना मेजर रहा नहीं है, थोड़ा चने में जरूर इशू है, लेकिन वो भी उसके जैसे येलो पेज उसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। मैं आपको बता दूं कि डेली लगभग 7,000 टन से ज्यादा येलो पीस का कंजम्पशन इंडिया में हो रहा है, मतलब उठ रहा है। पोर्ट से उतना माल, उससे ज्यादा माल लगभग जा रहा है। तो वो 7,000 टन जो डेली जा रहा है वो सारा का सारा चने को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो एक अच्छी खासी जो सब्स्टिट्यूशन है वो हो रही है चने की, क्योंकि चने की हमारे यहाँ कमी है और चने के दाम भी बढ़े हुए हैं। अगर बाकी दालों का आप देखें, मैं तुअर से शुरू करता हूँ, तो तुअर के दाम ऑलरेडी 25 रुपए किलो ऊपर के भाव से, खासकर अफ्रीकन में अगर आप अफ्रीकन देखें या इम्पोर्टेड में लेमन तुअर भी देखें, तो ऊपर के भाव से 25 रुपए की किलो की मंदी आ चुकी है। और अब अफ्रीका से माल आना शुरू हो गया है। इनफैक्ट एक आज या कल में एक 30,000 टन का जहाज भी मोजाम्बिक से पहुंच रहा है बॉम्बे पोर्ट पे। तो अभी मैं समझता हूँ ये नेक्स्ट जो 2 महीने में वहाँ से मोजाम्बिक से, तंजानिया से, मलावी से, सब जगह से अराइवल बनी रहेगी और तुअर की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। और खासकर जैसा कि हमारे कमोडिटी ट्रेड में सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, तो लोगों को सामने दिख रहा है कि नवंबर में इस बार क्रॉप, हमारे यहाँ 15 नवंबर से क्रॉप की जो अवेलेबिलिटी है तुअर की हो जाएगी। और तुअर की क्रॉप बहुत अच्छी बता रहे हैं। अभी मैं लास्ट फ्राइडे को ही मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में मीटिंग थी, वहाँ पे उन्होंने हमें इनवाइट किया था। हमने वहाँ पे डिस्कस, वहाँ पे जो खरीफ प्रोडक्शन है उसके बारे में चर्चा हो रही थी। तो वहाँ पे जो नंबर्स आ रहे थे कि कम से कम 46 लाख हेक्टेयर का हमारे यहाँ इस बार सोइंग हुआ है। तो अगर कोई भी हार्वेस्ट के टाइम में अगर कोई पानी, ये मानसून का कोई इशू नहीं हुआ, अभी तक कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पे काफी सारे इस तरह के इशू, हम रूमर सुन रहे थे कि मानसून की वजह से इफेक्ट हो रही है, लेकिन अभी तक ग्राउंड रियलिटी ये है कि छुटपुट अगर एक इंसिडेंट ले लें, उसके अलावा मेरे हिसाब से अभी तक कोई ऐसा कोई लंबा चौड़ा कोई इशू नहीं हुआ है कि उत्पादन में उससे कोई फर्क पड़ेगा। तो 46 लाख हेक्टेयर की अगर अच्छा हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है और कोई हार्वेस्ट के टाइम में कोई इशू नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ हमारे एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा। तुअर की जो प्राइसेज है फर्दर, मैं समझता हूँ इन भाव में और 10 रुपए किलो की मंदी आ सकती है। तो और उड़द भी जो अगर आप देखिए, ऊपर के भाव में कम से कम 10-12 रुपए किलो की कमी आ चुकी है उड़द में। हालांकि जो लास्ट ईयर का जो हमारी सोइंग थी उसके लगभग बराबर सी है। इस बार सोइंग इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि हमारा हार्वेस्ट की क्या हो रहा है कि जो MP में खासकर किसानों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि जब भी हार्वेस्ट होता है उस समय ये जो एक्सेस मानसून है उसकी वजह से, या एक्सेस पानी जो होता है उसकी वजह से उनको एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है कि हार्वेस्ट के टाइम में वो क्रॉप खराब हो जाती है। तो इस बार उन्होंने थोड़ा डाइवर्ट किया है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर जितनी सोइंग थी उतनी सोइंग होगी। और अगर ये अभी 15-20 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, अगर उसमें कोई इशू नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से उत्पादन उस उड़द का भी अच्छा होगा। मसूर का जहाँ तक सवाल है, मसूर 64 रुपीज MSP है। अभी 2-3 दिनों में कुछ 1-2 रुपए किलो के दाम बढ़े हैं, नहीं तो नीचे में 57-58 रुपीज आ गया था। इंटरनेशनल मार्केट क्रैश कर गया है। इंटरनेशनल मार्केट जो $700 था वो $600 हो गया, अभी $625 के आसपास है। तो मुझे नहीं लगता कि मसूर में, तो मैं समझता हूँ कि सामने कोई तेजी की कोई जगह नहीं है और अवेलेबिलिटी की कमी नहीं है, क्योंकि कनाडा में न्यू क्रॉप स्टार्ट हो चुका है। नवंबर में ऑस्ट्रेलिया से भी नया क्रॉप शुरू हो जाएगा। खाली एक चने का जो इशू है, चने का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा होने वाला है इस बार, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ जो पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने उन्होंने जो ड्यूटी हटा दी है, तो इसलिए वो और हमारे यहाँ कमी भी है, तो उन्होंने एक अच्छा उत्पादन किया है। तो ऐसा अनुमान है कि 1.5 मिलियन टन का चने का प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए।
और वहाँ के जो एक्सपोर्टर है वो कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर में शिपमेंट शुरू कर दें। अगर अक्टूबर में शिपमेंट शुरू हो जाएगा तो बाई 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में कुछ अराइवल शुरू हो जाएंगे, लेकिन दिसंबर में मैं समझता हूँ कि काफ़ी अराइवल शुरू चने की आ जाएगी। तो ये 1.5-2 महीने की थोड़ी सी इशू है, लेकिन मुझे ऐसा कोई मेजर इसमें कंसर्न नहीं लगता है। मेरे हिसाब से दालों के जो अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, दालों में कोई सामने मैं कोई इसमें तेजी नहीं देखता हूँ। दालों के भाव भी जो है स्टेबल रहेंगे या इससे और कम होंगे। तो बड़ा अगर हम देखें कंज्यूमर पॉइंट्स ऑफ व्यू से तो कोई ऐसी खास इशू नहीं है। रहा येलो पीस का, लास्ट जो मैं येलो पीस के बारे में बात करना चाहता हूँ, और हमने सरकार को सेवरल रिकमेंडेशन दिए हैं कि आप येलो पीस का जो आपने अक्टूबर तक का जो ओजीएल कर रखा है, आप इस पे अभी हमारे यहाँ जो सोइंग होगी नई क्रॉप की, चने की और येलो पीस की, वो अक्टूबर के बाद ही होती है। तो आप इस पे कुछ ना कुछ आप इस पॉलिसी पे आप इस पे विचार करें। तो मेरे ख्याल से इस पे कुछ ना कुछ पॉलिसी डिसीजन सरकार का होगा, या तो ड्यूटी लाएं या कुछ और पॉलिसी डिसीजन होगा, या एक्सटेंड करें भी। तो मैं समझता हूँ कि हमने उनको ऐसा सुझाव दिया कि आप 50% ड्यूटी लगाएं या इतनी ड्यूटी लगाएं कि जो लैंडिंग कॉस्ट है एमएसपी के आसपास हो। तो मैं समझता हूँ कि सामने मुझे मनीषा जी, जहाँ तक अवेलेबिलिटी का इशू है दालों का या जो प्राइसेस का इशू है, मुझे कोई भी इशू मैटर में कोई खास कंसर्न नहीं लगता है। ऑलराइट, तो जैसे आपने कहा विमल जी कि अगला 1-1.5 महीना यहाँ पर चिंता है, लेकिन चिंता भी इतनी कुछ खास नहीं है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर हो ही रहा है। मैं तुअर पे वापस जाना चाहूँगी, जहाँ पर आपने कहा कि 44 लाख हेक्टेयर में यहाँ पर बुआई हुई है। तो अगर वो कैलकुलेशंस करें कि फसल ठीक ठाक आ जाएगी, तो क्या नंबर देख रहे हैं फसल का? अगर हमारे यहाँ 750 या 800 का मैं समझता हूँ लगभग 40 लाख टन, अगर ये 46 लाख हेक्टेयर में ईल्ड्स में अगर कोई इशू नहीं हुआ, मानसून का कोई उस पर एक्सेस जो मानसून का हम की जो चर्चा कुछ आ रही है न्यूज में, अगर उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ 40 लाख टन जो तुअर आसानी से आ जाएगी। उससे इनफैक्ट ज़्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन कम नहीं होगी उससे। साथ ही साथ ये जो हमने उड़द की बात करी और सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला था फ्राइडे रात को, जहां पे कहा गया कि सोयाबीन की प्रोक्योरमेंट करेंगे और उड़द की प्रोक्योरमेंट करना शुरू करेगी सरकार, उस नोटिफिकेशन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार ने माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर, इस पे ही वो पूरा 100% परचेज करेंगे। और अभी जो सरकार एमएसपी पे परचेज करना चाहेगी, अभी जो भाव है एमएसपी के ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार को अगर एमएसपी पे खरीदने जाएंगे तो उसको एमएसपी पे माल मिलेगा, क्योंकि अभी जो प्राइसेज हैं लगभग एक जो फेयर एवरेज क्वालिटी है, एफए की क्वालिटी, उसके 85-86 के प्राइसेज हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें सरकार को उस भाव में उड़द मिलेगी। तो लेकिन एक अच्छी बात है, सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है तो किसान एश्योर्ड होगा कि भाई हमको एमएसपी के कम से कम भाव मिलेंगे। और जो सरकार ने एश्योरेंस दिया है कि अगर कम हुआ तो हम 100% जो उत्पादन है उसको हम परचेज करेंगे। तो मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे कोई भी मैटर में खास है अभी कोई ऐसा कंसर्न या कोई इश्यूज नहीं लग रहे हैं। ऑलराइट, तो दालें ऑफ कोर्स एक अच्छे खासे रोलर कोस्टर राइड के साथ गई हैं पिछले 1.5-2 सालों में, लेकिन फाइनली अब जाके ऐसा लग रहा है कि स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। ऑफ कोर्स नजर यहाँ पर रहेगी कि पीली मटर को लेकर सरकार क्या करती है और काबुली चने पर अगर कोई यहाँ पर इम्पैक्ट निकल के आता है। तो विवेक, आपकी क्या सेंस है, आप कैसे देखते हैं भारतीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में मूवमेंट, फसल, आपके क्या इनिशियल कॉमेंट्स हैं? देखिए, विमल जी ने तो काफी अच्छे से चीजों को ब्रीफ किया है और सारी चीजों को उन्होंने जो कवर किया उससे ऑलमोस्ट मैं सहमत भी हूँ, सिवाय एक दो चीजों की कि मटर निश्चित रूप से सरकार इसको प्रतिबंधित करेगी, इंपोर्ट इसको अक्टूबर के बाद मेरे ख्याल से जिस तरीके से हालात हैं वो अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि इससे बाद में बाकी पल्सेस भी प्रभावित होंगे। और जब हमारी क्रॉप बहुत अच्छी हो और जब फिर बड़े मात्रा पे अगर पीली मटर का इंपोर्ट होगा तो ये प्राइसों को बहुत बुरी तरह डैमेज कर सकता है। तो निश्चित रूप से येलो पीस ये एक राडार पे रहेगा और सरकार इसको निश्चित रूप से या तो ड्यूटी बढ़ाएगी या इसको किसी भी तरीके से प्रतिबंध में लेके आएगी। बाकी जो दालों की बातें हैं वो अभी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रेन हो रही है और काफी जो तुअर प्रोडक्शन है वहाँ पे काफी ज्यादा रेन हुई है। तो विमल जी जो बोल रहे थे कि वो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, मुझे लगता है वो थोड़ा गौर करने लायक बात रहेगी, क्योंकि सितंबर में ला नीनो का इम्पैक्ट हो सकता है और अगर ये हैवी रेन हुई तो इस पर थोड़ा तुअर पे, क्रॉप पे असर हो सकता है। बट वो इतना ज्यादा हमारी सोइंग बढ़ी है 12-13% से, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा अगर अलबत्ता बहुत ज्यादा बारिश ना हो। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट, इंडियन मार्केट ही पूरे वर्ल्ड के मार्केट को ड्राइव करते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं।
और जैसे जैसे इंडिया की न्यूज आ रही है कि इंडिया में प्रोडक्शन अच्छा है, इंटरनेशनल मार्केट सॉफ्ट होते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग चना भी आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से बाजार स्थिर हो गए हैं, जबकि चना की सप्लाई कम है उसके बावजूद, क्योंकि अब ये उस लेवल पे पहुंच गई है प्राइसेस जहां से अब उतना बढ़ना पॉसिबल नहीं है, और सरकार के पास भी चने का कुछ बफर स्टॉक है नाफेड के पास, तो शायद अगर वो लिक्विडेट करें तो मार्केट यहाँ से थोड़ा और घट भी जाए। अब यहाँ से बाजार बढ़ने की संभावना बहुत कम है, और अक्टूबर नवंबर से अगर ऑस्ट्रेलिया चना आता है तो हम लोग शार्प डिक्लाइन भी देख सकते हैं। तंजानिया से 1-1.5 लाख टन चना का प्रोडक्शन है, तो काफी हद तक वो इंडिया में माल आएगा। इसके अलावा उड़द पे शायद थोड़ी बारिश का असर है, और उसको थोड़ा मेरे ख्याल से फोकस रख सकते हैं, वहां पे कंसर्न हो सकता है। बाकी ओवरऑल सारे पल्सेस का प्रोडक्शन अच्छा है, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट भी लगातार सॉफ्ट होते जा रहे हैं, और उसका रिजल्ट ये रहा है कि अब इंपोर्ट पे मेरे ख्याल से अब थोड़ा स्लो होगा इंपोर्ट। लोगों ने पहले काफी ऊंचे भाव में लेके रखे थे, और जब ये एक्चुअल इंपोर्ट की पहुंचेगा मार्केट में इंडियन प्राइस पे, तो प्राइस काफी डाउन हो चुके रहेंगे। ये थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड है। ओवरऑल जो मेन कंसर्न है वो ड्यूटी को लेके जो बहुत सारी न्यूज आती रहती है, मुझे लगता नहीं सरकार 31 मार्च तक कोई ड्यूटी में बदलाव लाएगी लेंटिल से बाकी किसी चीजों में, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक सप्लाई साइड बनी रहे, और एमएसपी के ऊपर अगर 2-3 प्राइस ट्रेड कर रहे हैं तुअर के भी और उड़द के भी, तो फिर ड्यूटी लगाने का मेरे ख्याल से अभी सरकार का कोई सोच नहीं होगी। तो मोर और लेस जैसे आपने एक लाइन में इसके पहले कहा था कि 1.5 साल के रोलर कोस्टर के बाद अब दालों के बाजार स्थिर हुए हैं, तो निश्चित रूप से दालों के बाजार स्थिर हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम पे ये स्थिर ही रहेंगे। ओके विवेक, एक क्विक फाइनल क्वेश्चन, और ये कि जैसे आपने और बिमल जी दोनों ने ही कहा कि अगला 1 महीना थोड़ा सा ऑफकोर्स यहाँ पर किस तरह की सप्लाईज आएंगी उसके ऊपर नजर रहेगी, फसल की क्लैरिटी भी 1 महीने में हो जाएगी, इंपोर्ट आना शुरू हो गया और भी 1-1.5 महीने में आ जाएगा। क्या ये 1-1.5 महीना ट्रिकी है, या फिर आपको लगता है कि एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति है, और जैसे बिमल जी ने वर्ड यूज़ किया कि सेंटिमेंट ऑलरेडी यहाँ पर अब स्टेबिलिटी का आ चुका है, तो कोई बहुत बड़ा तेज़ी यहाँ पर एज ऑफ नाउ बनती हुई नजर नहीं आएगी? जी मनीषा जी, बहुत बड़ी तेजी तो नहीं दिखती। अगर कुछ तेजी त्योहारों के सीजन के आसपास अगर थोड़ी बहुत हो तो 1-2 रुपए किलो की 3 रुपए किलो की तेजी आ जाए, पर वो भी मुझे लगता नहीं, क्योंकि मटर भी अच्छी सप्लाई है, और चना जो एक अपना पीक होता है उसके आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि अगर उसके ऊपर जब जाता है तो लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, कोई ना कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी पीक के आसपास हैं, यहाँ से स्लाइडली अगर 1-2 रुपए बढ़ता हो, वो बहुत नॉमिनल हो, उतना तो नहीं इम्पैक्ट करेगा। सो वी आर इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन, और इस पे प्रकृति का भी बहुत बड़ा योगदान है, सरकार की नीतियों का भी योगदान है, और थोड़ी हमारी तकदीर भी अच्छी है। ऑल राइट, फाइनली विवेक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। विमल जी आपका भी बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, और उन तमाम चीज़ों पे ऑफकोर्स कॉन्वर्सेशन भी करने के लिए। तो जहाँ तक दालों की बात है, ऑफकोर्स सरकार की तरफ से जिस तरह की भी रिपोर्ट्स और न्यूज़ और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही हैं, वो सारी की सारी बेरिश सेंटिमेंट है, फसल अच्छी है, बाकी देश यहाँ पर अच्छी खासी बुआई कर रहे हैं दालों को लेकर, क्योंकि उनको पता है इंडिया इंपोर्ट कर लेगा। तो एज ऑफ नाउ स्थिति यहाँ पर काफ़ी स्टेबल होती हुई, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे कमोडिटी स्ट्रैटेजीज़ की। हमारे साथ होंगे हमारे एक्सपर्ट्स। वन से प्रथमेश माल्या और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, सबसे पहले यहाँ पर ऑफकोर्स सोने चांदी पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उठापटक जारी है, ऑफकोर्स एक रेंज में अटकता हुआ और 25 बेसिस पॉइंट्स की तरफ ज़्यादा झुकता हुआ, जो कि फैक्टर्ड इन है। कैसे देखना चाहिए गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही, जहाँ पर चांदी में गिरावट थोड़ी ज़्यादा है? आई थिंक क्लियरली मनीषा ये फैक्टर्ड इन है कि इंटरेस्ट रेट्स 25 बेसिस पॉइंट के लिए 18 सितंबर की जो मीटिंग है उसमें लगभग ऑलमोस्ट हाई पॉसिबिलिटी है, तो वो फैक्टर्ड इन है। बट मेरे ख्याल से रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर में वाला भाव 72,000, नीचे वाला भाव 71,000, और इसी रेंज में जब तक इवेंट नहीं होता तब तक आपको यही रेंज में देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड मेरे ख्याल से सेल ऑन रैली करना चाहिए 71,700 के करीब, 71,900 का स्टॉप रहेगा, और नीचे में टारगेट 71,200 के लिए रहेगा। सिमिलरली सिल्वर में भी यही वीकनेस रह सकती है, 84,000 पर इसको सेल करना चाहिए, 84,730 का स्टॉप लगाना चाहिए, और टारगेट 82,900 के रखने चाहिए। दोनों ही काउंटर मेरे ख्याल से सेल साइड में रहना बेटर स्ट्रैटेजी। और जो हल्का सा उछाल आज यहाँ पर मेटल्स में देखने को मिला है पिछले कई दिनों की गिरावट के बाद, यहाँ पर क्या करने की राय है? आई थिंक आप कॉपर को देख रहे हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, सारे मेटल्स करेक्शन के बाद थोड़ा सा संभलते हुए दिख रहे हैं। बट अगेन कॉपर मेक और ब्रेक सिचुएशन में 800 के नीचे ट्रेड हो रहा है, ये मेरे ख्याल से
पॉसिबिलिटी जो है 787 और 780, ये दो भाव के लिए कॉपर अभी भी वीकनेस के लिए ओपन है, तो इसको भी सेल ऑन रैली करना बेटर रहेगा। सितंबर बाय द मेरे ख्याल से 794 के करीब बेचना चाहिए, 798 का स्टॉप लगाना चाहिए, नीचे में टारगेट 787 और 780 तक की पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ यहाँ पर कच्चे तेल में क्या करने की राय है? बिकॉज पिछले हफ्ते की 10% की गिरावट के बाद आज जो ये हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है, क्या ये अपॉर्चुनिटी बाइंग है? क्या करेक्शन अब यहाँ पर हो चुकी है? क्या बाजार पॉजिटिव देखेगा? आई थिंक 6,000 रुपीज जो है साइकोलॉजिकल मेक और ब्रेक था, वो टूटने के बाद अभी यहाँ पे 5,600 नीचे वाला रेंज, ऊपर वाला 6,000, तो इसको यस काफी गिरावट होने के बाद यहाँ पे थोड़ा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। 5,720 के करीब इसको बाय करना चाहिए, 5,645 का स्टॉप रखना चाहिए, ऊपर में 5,870 के टारगेट रखने चाहिए। वंदना, आप कैसे देखेंगी ये मेटल्स एज अ सेक्टर को? क्योंकि यहाँ पर अभी भी चॉपीनेस है, डायरेक्शनलेस ट्रेड है, ऑफ कोर्स खरीदारी यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन आपको भी लगता है कि अब यहाँ पर टोटली बाय कॉल्स में आ जाना चाहिए? जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा लिमिटेड ही यहाँ पे बाइंग रहेगी, कोई बाइंग ट्रिगर्स बहुत अच्छे इस बार नहीं है, और डेटा अगर देखा जाए तो डेटा इस बार बहुत कम है। एक ईसीबी की मीटिंग है जिसमें इंटरेस्ट रेट कट होने की यहाँ पे उम्मीद है, तो मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में जो अपसाइड आ रहा है और ट्रेजरी में एक रिबाउंड आने की संभावना है, उससे मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट बेस मेटल पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। तो मैं भी यहाँ पे प्रथमेश से एग्री करती हूँ, मुझे लग रहा है कि 800-805 ये मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है इस पर कॉपर का। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो जिंक एक रिकवरी ले रहा है, मुझे लग रहा है कि जिंक यहाँ पे बेहतर है और वहां पे बाइंग करनी चाहिए, और बाइंग का यहाँ पे जोन जिंक का होना चाहिए करीब करीब सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को 257 के करीब यहाँ पे बाय करना चाहिए, 262 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 253 का। और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि बुलियन में ज्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए और एक थोड़ा सा यहाँ जो फॉल है वो डीप होना चाहिए इस हफ्ते। ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी के मौके आप यहाँ पर मेटल्स में ढूंढ सकते हैं। प्रथमेश और वंदना दोनों को ही लगता है कि बाइंग स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर काम किया जाना चाहिए। एग्री की अगर बात करें वंदना, और यहाँ पर जिस तरह से हमने कॉटन में एक थोड़ा सा रिबाउंड आता हुआ देखा, इंडियन मार्केट्स में फसल को लेकर चिंताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वो टोटल सेल ऑफ के बाद कुछ बाइंग फिर से निकलती हुई नजर आई है, कैसे देखेंगे इसको? मुझे लग रहा है कि 75 सेंट्स यहाँ पे आइस कॉटन एक बार टच कर सकता है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे लोकल फैक्टर्स ज्यादा डोमिनेटिंग दिख रहे हैं और जो पूरा काउंटर पे ही यहाँ पे एक बाइंग इफेक्ट है वो दिख रहा है। तो कॉटन ऑयल सीड केक है डेरिवेटिव्स है, उसमें मुझे लग रहा है कि बाइंग कंटिन्यू रखना चाहिए। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 2980 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन होगी, टारगेट होगा 3020 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 2960 का। और मुझे लग रहा है कि नई कमोडिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है कॉटन वॉश ऑयल, अब ये 4 डिजिट में जा सकता है, 998 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी 995 के करीब बाइंग करनी चाहिए, जो अपसाइड टारगेट होगा वो यहाँ 1010 का हो सकता है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 990 का। और इस काउंटर में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बढ़त अभी यहाँ पे और कंटिन्यू हो सकती है, जबकि क्रॉप डैमेज का यहाँ पे ज्यादा मतलब क्लैरिटी जब तक नहीं आ जाए तब तक। ओके, तो कॉटन वॉश ऑयल में भी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशंस हैं। ओवरऑल कॉटन पैक एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन करता हुआ। और फाइनली वंदना, अगर गुआर देखें, मसाले देखें, तो यहाँ पर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आपके पास हो? गुआर कभी भी अपने रेजिस्टेंस से ऊपर स्टेबल नहीं हो पाता और बार बार यहाँ पे करेक्शन आ रही है, लेकिन जो ग्रीन सिग्नल्स है वो मुझे यहाँ पे मसालों में लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मसालों में एक अच्छा रिबाउंड आ रहा है और साथ में मुझे लग रहा है कि जीरा और टर्मरिक दोनों ही कमोडिटी यहाँ पे अपसाइड दिखा सकती हैं। तो 25,100 के करीब जीरे में बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 25,500 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 24,900 का। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक बार करीब करीब 14,200 के करीब बाइंग करके ही चलना चाहिए, 14,500 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 14,050 का। और पोजिशनली भी मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे 14,500 से ऊपर ये कमोडिटी स्टेबल होती है तो एक बार हम 15,300 तक के लेवल्स को भी आता हुआ देख सकते हैं टर्मरिक में। ऑलराइट, तो काफ़ी सारी खरीदारी की रिकमेंडेशंस वहाँ पर एग्री और नॉन एग्री दोनों ही सेक्टर्स में देखने को मिली है। सोने चांदी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी काफ़ी कमोडिटीज़ में यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशंस। बहुत शुक्रिया प्रथमेश और वंदना, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।
Co-powered